नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीक 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। 3 वीक हमने ख़त्म कर लिए हैं और 3 वीक में हमने शुरू के जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के वो सब कवर किए हैं। पेपर 2 में हम कबीर ख़त्म कर चुके हैं और जायसी हमने लास्ट डे, पिछले वीक के लास्ट डे में हमने शुरू किया था। इस वीक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये ओवरव्यू ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ी आसानी होगी। इस वीक में हम जायसी को पूरा पढ़ेंगे, सूरदास पढ़ेंगे और सूरदास के बाद में तुलसीदास को शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस वीक का हमारा शेड्यूल रहेगा। तो जायसी जो हमने पिछले वीक के लास्ट दिन जो हमने पढ़ा था उससे हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा था पद्मावत की कथा, इतिहास कल्पना का समन्वय, प्रेम तत्व, फारसी पद्धति है या भारतीय पद्धति है और नागमती का वीर्य वर्णन। ये टॉपिक्स हम पहले देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो टॉपिक्स देख लेते हैं, वो कौन से हैं। तो एक तो जायसी का रहस्यवाद, जायसी और कबीर के रहस्यवाद की तुलना करेंगे। पद्मावत अन्योक्ति है कि समासोक्ति है, और एक प्रबंध काव्य के रूप में पद्मावत की क्या महत्व है और पद्मावत की महाकाव्यात्मकता और प्रबंधात्मकता, ये टॉपिक्स हमें देखने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम एक एक करके। जायसी के रहस्यवाद से शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए जायसी का रहस्यवाद। तो कुछ हद तक हमने जब पढ़ा था जो सूफी काव्य धारा, वहाँ पर हमने रहस्यवाद की चर्चा की थी कि सूफियों का जो रहस्यवाद है उसको हम भावनात्मक रहस्यवाद हमने कहा था, आपको याद हो तो। और इस भावनात्मक रहस्यवाद की जो उत्पत्ति हुई थी वो तसव्वुफ से हुई थी। तसव्वुफ जो सूफी जो दर्शन है उसका आधार है, तो वहीं से इस जायसी के रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जायसी के रहस्यवाद को शुक्ल जी का जो ओपिनियन है वो ये है कि हिंदी के कवियों में अगर कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैती रहस्यवाद है तो वह किसका है? जायसी का है, जिसकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। यह शुक्ल जी का ओपिनियन। शुक्ल जी को जायसी का रहस्यवाद बहुत पसंद आया था और उन्होंने खुलकर इसकी तारीफ की है। तो आप जब शुरू करें उत्तर को तो आप ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रहस्यवाद की विशेषताएं क्या हैं। ये रहस्यवाद भावनात्मक तो है ही, साथ साथ क्या है? बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें कबीर का जो रहस्यवाद है वो क्या था? अंतर्मुखी था। कैसे? आत्मा अंदर है, आत्मा भीतर है और ब्रह्म से मिलन होगा आत्मा का। ठीक है, क्योंकि बहिर्मुखी होता तो बाह्य जगत की बात होती, लेकिन बाह्य जगत को शंकराचार्य ने भी असत्य बताया था और कबीर ने इसको निस्सार बताया था। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन जायसी क्या कहते हैं? जायसी कहते हैं कि ये बहिर्मुखी है, मतलब ब्रह्मांड को क्या माना है इन्होंने? ईश्वर की अभिव्यक्ति माना है। तो इन्होंने क्या किया है कि केवल रहस्यवादी केवल भावनात्मक ऐक्य, ब्रह्म और जीव में केवल भावनात्मक ऐक्य की बात नहीं है, वो प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में ईश्वरीय सौंदर्य का क्या करता है? साक्षात्कार करता है, मतलब जगत से भी साक्षात्कार करता है। तो ये बहिर्मुखी रहस्यवाद है। ठीक है, और भावुकता की कोटि क्या मानी गई है? उच्च मानी गई है। ठीक है, जबकि नाथ के देखें या संत काव्य धारा के यहाँ देखें तो भावना को क्या किया गया है? निषेध किया गया है। यद्यपि कबीर ने सीमित तौर पर भावनात्मक रहस्यवाद को अपनाया है, ये हमने कबीर पढ़ते टाइम देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? भावुकता को कमजोरी के रूप में ना आते हुए भावुकता को क्या माना है? उच्च कोटि माना है। ठीक है, और उच्च कोटि भी किस कोटि का माना है? कि इसको बैकुंठ के बराबर मान लिया है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही ते कहा छार एक मुंडी। ठीक है, तो इसको एक बैकुंठ के बराबर इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिस प्रकार कबीर ने
साधनात्मक रहस्यवाद के साथ साथ भावनात्मक रहस्यवाद को स्वीकारा था, वैसे ही जायसी ने समन्वयवादी चेतना के तहत हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद को सीमित तौर पर स्वीकारा है। ठीक है, इसका कोटेशन है, देखिए इसके उदाहरण पहले देख लीजिए। जैसे पद्मावत में आदिनाथ के रूप में शिव को लाना, पद्मावत के महल का 7 मंजिलों पर होना, महल की तुलना मनुष्य के शरीर से करना, ये कुछ उदाहरण है जहां पर हमें पता चलता है कि साधनात्मक रहस्यवाद को स्वीकारा है। ठीक है, इसका उदाहरण है गढ़ तस बांक जैसी तोरी काया। ठीक है, देखिए जायसी व कबीर के प्रेम में क्या अंतर है। कबीर का प्रेम ईश्वर के प्रति है, जायसी ने ईश्वर मानुष प्रेम दोनों को मूल्य के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं किसकी, जायसी के रहस्यवाद की। क्या क्या है, बहिर्मुखी है, भावुकता की उच्च कोटि है, प्रेम को मूल्य के रूप में स्थापित करना है, और समन्वयवादी चेतना के साथ साधनात्मक रहस्यवाद को भी स्वीकारना है। तो ये विशेषताएं जायसी के रहस्यवाद की हैं। ठीक है, अब हम तुलना करते हैं कि जायसी व कबीर के रहस्यवाद में क्या अंतर है। तो देखिए, कबीर का रहस्यवाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अंतर्मुखी है, और इसका क्या है, बहिर्मुखी है। कबीर जगत को क्या मानते हैं, निस्सार मानते हैं, जबकि ये जगत को क्या मानते हैं, ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, कबीर के यहाँ भी भावनात्मक रहस्यवाद को स्वीकारा गया है, आत्मा परमात्मा से मिलन की बात की है, हमन है इश्क मस्ताना वाला जो भाव है वो भावनात्मक रहस्यवाद वाला भाव है। जायसी के यहाँ क्या है, जायसी ने भी साधनात्मक रहस्यवाद को सीमित तौर पर स्वीकारा है। अब भी हमने उदाहरण देखे इसके, और साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझें, देखिए ऐसे समझिए, ये भाव मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए, ये भावनात्मक रहस्यवाद है और ये हो गया साधनात्मक। ये हैं हमारे कबीर और ये हैं हमारे जायसी। तो कबीर के यहाँ क्या होगा, भावनात्मक रहस्यवाद तुलनात्मक कम होगा और साधनात्मक रहस्यवाद क्या होगा, ज़्यादा होगा। जायसी के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद कम होगा और भावनात्मक रहस्यवाद क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही अंतर है, आनुपातिकता का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोनों की तुलना हमने की तो हमें समझ में आया कि वैविध्यपूर्ण चित्रण दोनों के यहाँ मिलता है। जायसी का यहाँ रहस्यवाद अधिक सरस मधुर है, भावनात्मक रहस्यवाद अधिक है, साधनात्मक रहस्यवाद आंशिक है। कबीर के यहाँ मूलतः साधनात्मक ही है और भावनात्मक रहस्यवाद क्या है, आंशिक है। ये मैंने आपको विचार से समझा दिया। तो यही इन दोनों के बीच में जो अंतर है रहस्यवाद का वो है। फिर आप शुक्ल जी को कोट कीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जायसी का रहस्यवाद उनको रमणीय लगता है, जिसकी भावुकता उच्च कोटि की लगती है। तो यहाँ शुक्ल जी के मत को आप शामिल कर सकते हैं, और इसके उदाहरण दोनों के आपके सामने हैं। तो ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमारे हुए रहस्यवाद से जुड़े हुए। जायसी का रहस्यवाद क्या है, कबीर और जायसी के रहस्यवाद में क्या अंतर है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है वो है पद्मावत अन्योक्ति है या समासोक्ति है। देखिए, अन्योक्ति और समासोक्ति क्या है, इसको ऐसे समझिए, एक होता है प्रस्तुत अर्थ, एक होता है अप्रस्तुत अर्थ या प्रतीकात्मकता। यदि प्रस्तुत अर्थ ही मुख्य अर्थ के रूप में हो तो वो क्या कहलाएगा, वो समासोक्ति कहलाएगा, कि मूल अर्थ समझने से ही, प्रस्तुत अर्थ से ही आपको काव्य के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है, वो कहलाएगा समासोक्ति। लेकिन जब अप्रस्तुत अर्थ मुख्य हो जाता है या प्रतीकात्मक अर्थ मुख्य हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, अन्योक्ति, अन्य की उक्ति। ऐसे याद रख लो, अन्योक्ति मतलब अन्योक्ति मतलब अन्य, अन्य अर्थ क्या है, अप्रस्तुत अर्थ क्या है, मूल है, तो वो क्या होगा, अन्योक्ति होगा। ठीक है, इसी को और शब्दों में अगर चेंज करके कहें तो व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ हो गया मतलब अप्रस्तुत अर्थ की तुलना में वाच्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ क्या हो, गौण हो, तो वो क्या कहलाएगा, अन्योक्ति। जबकि समासोक्ति में वाच्यार्थ क्या होगा, प्रमुख होगा, व्यंग्यार्थ क्या होगा, सीमित रहेगा। तो ये फर्क है दोनों में।
ठीक है। अब बात आती है कि अर्थ के दो स्तर प्रस्तुत है, ये मैंने आपको बता दिया। पद्मावत की कथा के बारे में संबंध देखते हैं हम कि दो अर्थ दिखते हैं इसके। एक तो जो वाच्यार्थ है या सीधा सीधा अर्थ निकलता है वो क्या है, रतन सेन की कथा, अलाउद्दीन, नागमती, पद्मावती आदि से संबंधित जो लौकिक स्तर की है। एक अप्रस्तुत अर्थ सीमित तौर पर दिखता है, वो क्या है, अलौकिक अर्थ है। ठीक है। अब देखिए शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा कि मूल अर्थ ही क्या है इसका, प्रस्तुत अर्थ ही क्या है, मूल अर्थ है। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि प्रतीकात्मक अर्थ या अप्रस्तुत अर्थ ही प्राथमिक है। तो मतलब ओपिनियन अलग अलग होगी। ये क्या कह रहे हैं, समासोक्ति है, और ये क्या कह रहे हैं, पद्मावत क्या है, अन्योक्ति है। अब हम जांचेंगे कि भाई समासोक्ति है कि अन्योक्ति है। पहले देखते हैं कि अन्योक्ति कहने का बेस क्या है। तो बेस ये बताते हैं कि लास्ट की ये जो 5-6 लाइन है, अंत की जो 5-6 लाइन है, इसमें शरीर को चित्तौड़ का किला कहा गया, मतलब प्रतीकात्मक अर्थ जो है उसको खोला गया है। प्रतीकात्मक अर्थ को खोला गया है। ठीक है। तो ये पंक्तियां देखिए एक बार। तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। मतलब शरीर तो चित्तौड़ के किले के जैसा है, हृदय मन क्या है, राजा रतन सेन है, और हीरामन तोता कौन है, गुरु है। अगर पूरा पढ़ें तो ये प्रतीक अर्थ खुलते हैं यहाँ पर। तो कई विद्वानों का मानना है कि यह कथन ही पद्मावत का, कुछ मानते हैं कि मूल हिस्सा है, इसलिए प्रतीकात्मक अर्थ ही अन्योक्ति का आधार है, कि प्रतीकात्मक अर्थ की वजह से ही क्या है, ये अन्योक्ति है। क्योंकि सारे जितने भी पात्र लिए गए हैं वो सारे क्या हैं, प्रतीक हैं। किन चीज़ों के, ये रहे आपके सामने। लेकिन इसको खंडित भी करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रक्षिप्त अंश है, प्रक्षिप्त का मतलब है बाद में जोड़ा हुआ, कि ये था ही नहीं मूल रचना में, ये तो किसी ने बाद में जबरदस्ती जोड़ दिया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। रचना का आस्वादन क्या होता है, लौकिक कथा के रूप में ही होता है, क्योंकि कथा के उत्तरार्ध में प्रतीकात्मक व्यवस्था लागू नहीं होती। प्रतीक खुद अंतर विरोधों से ग्रसित है। पद्मावत को एक तरफ बोले खुदा से मिलाने वाली बुद्धि, जबकि नागमती को दुनिया धंधा कहा गया है। लेकिन पद्मावत में तो दोनों के साथ समान व्यवहार हुआ, और दोनों ही रतन सेन की पत्नी होती हैं और दोनों ही सती होती हैं। तो इनको तो इक्वल ट्रीट किया गया है। इक्वल ट्रीट किया गया तो एक को तो बहुत अच्छा बताया जाए और एक को दुनिया धंधा कहा जाए, तो ये विपरीतार्थक अर्थ सही प्रतीत नहीं हो रहे हैं। दूसरा, रहस्यात्मक जो अर्थ है वो कोई श्रृंखला के रूप में ना आकर केवल संकेतों के रूप में या झलकों के रूप में आपके सामने आता है। ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई मूल अर्थ है नहीं, प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, सीमित हैं। रहस्य जो प्रतीक के बिना भी अगर कथा को समझा जाए तो समझ लेंगे। इसका मतलब ये अन्योक्ति तो नहीं है। क्लियर है कि अन्योक्ति नहीं है। तो फिर क्या है, समासोक्ति है। तो इसके तर्क दिए गए हैं कि हाँ, पाठक को रहस्यात्मक अर्थ समझे बिना भी लौकिक अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं है, अर्थात प्रतीकात्मक अर्थ से ज़्यादा साधारण अर्थ महत्वपूर्ण है। रहस्यात्मक अर्थ आदेश से तो सक्रिय, बाद में असक्रिय हो जाता है, इसलिए अन्योक्ति नहीं कहा जा सकता। और रहस्यात्मक अर्थ निश्चित श्रृंखला में ना होकर झलकों के रूप में है, इसलिए पद्मावत को अन्योक्ति नहीं समासोक्ति कहा जाना चाहिए। मतलब कौन सही है, शुक्ल जी का जो विचार है वो सही है। तो समकालीन सहमति यही है कि भाई ये क्या है, समासोक्ति के अधिक निकट है। तो ये क्लियर हुआ, समासोक्ति और अन्योक्ति वाला जो डायमेंशन है वो हमारा क्लियर हो गया। तो तीसरा टॉपिक हमने कर लिया है। तो जायसी का रहस्यवाद तुलना कर ली है, समासोक्ति अन्योक्ति है। अब प्रबंध काव्य के रूप में इसकी महाकाव्यात्मकता और प्रबंधात्मकता और देख लेते हैं। ठीक है। तो अब पहला देखते हैं कि क्या पद्मावत महाकाव्य है कि नहीं है। ठीक है। तो प्रबंधात्मक रचना का पहला तो क्राइटेरिया है कि आकार में वृहद होती हैं, है ना। तो जायसी भी की जो पद्मावत है वो भी वृहद है आकार में। शुक्ल जी ने साफ साफ कहा कि पद्मावत एक प्रेम गाथा ही है, संपूर्ण जीवन गाथा, लेकिन महाकाव्य नहीं कहा है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे बाद में खंडित करके इसे महाकाव्य सिद्ध करने की कोशिश की है।
अब महाकाव्य को जो खतरे में लाता है उसका एक रीजन ये है कि इसमें दो समानांतर, अभी जो देखा हमने, एक लौकिक अर्थ है, एक अलौकिक अर्थ है। हालांकि अभी हमने देखा समासोक्ति अन्योक्ति वाला टॉपिक, तो हमें समझ में आया अलौकिक अर्थ क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, अब देखते हैं कि महाकाव्य कहने के लिए आंतरिक लक्षणों की समीक्षा आवश्यक है। क्या है आंतरिक लक्षण? उदात्त कार्य होना चाहिए, उदात्त चरित्र होना चाहिए, जीवन की संपूर्णता वो काव्य बरताए और औदात्य मूलक प्रभाव वहां पर उत्पन्न करें। अब पहली बात, उदात्त चरित्र है कि नहीं है? तो राजा रतन सेन उदात्त चरित्र तो है ही नहीं। कैसे? उदात्त चरित्र कौन है? जो साहसी हो, उत्तरदायित्वपूर्ण भावना हो, त्याग जैसी भावना हो। लेकिन राजा रतन सेन को देखो, पद्मावती के बारे में सुनते ही बेहोश हो गया, है ना। पद्मावती के बारे में पता चलते पत्नी को छोड़ के चला गया, अपने सुखों के लिए माँ व पत्नी को छोड़ दिया, आत्महत्या तक का प्रयास किया है और बिना ईश्वरीय शक्तियों के आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये उदात्त चरित्र की तो विशेषताएं नहीं है, इसलिए उदात्त चरित्र की विशेषताओं पे खरा नहीं उतरता है। ठीक है, क्या काव्य जीवन की संपूर्णता को दर्शाता है? हाँ, जीवन के सभी पक्षों का चित्रण किया जाना चाहिए, जैसे परिवार, राजनीति, अर्थनीति, धर्म, नैतिकता, और जीवन के सभी पक्ष अपनी संपूर्ण गंभीरता व जटिलताओं के साथ में व्यक्त होने चाहिए। यह विशेषता है किसकी? जीवन की संपूर्णता की। लेकिन अगर इसकी तुलना करें हम रामचरितमानस से, रामचरितमानस में सब कुछ है, लेकिन पद्मावत में केवल वीरता व वियोग तो विस्तृत रूप में है, लेकिन बाकी पक्ष जीवन के इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब जीवन की संपूर्णता भी यहाँ पूरी तरह से विद्यमान नहीं है। उदात्त प्रभाव की बात करें तो सीमित मात्रा में औदात्य की सृष्टि कर पाता है। क्यों? क्योंकि नागमती और पद्मावती जब सती होती हैं और रतन सेन का देवपाल के साथ युद्ध में मारा जाना होता है, तो सीमित तौर पर उदात्त प्रभाव दिखता है, लेकिन गहराई नहीं है। गहराई में क्या है? कमी है। तो ठीक है, इसका मतलब महाकाव्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई गैर महाकाव्य है। तो महाकाव्य और गैर महाकाव्य के बिना ही जायसी के पद्मावत को अगर हम समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। और अगर महाकाव्य नहीं है ये भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो महाकाव्यात्मकता की विशेषताएं इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ महाकाव्यात्मकता। अब बात आती है प्रबंध काव्य के रूप में पद्मावत का मूल्यांकन करते हैं। पहला है पद्मावत के संबंध में विवाद कि भाई ये मसनवी शैली का है कि भारतीय शैली का है। ये हमने कल टॉपिक देख लिया था कि मसनवी शैली का कि भारतीय शैली का। कल हमने प्रूव किया था, मतलब पिछले वीडियो में प्रूव किया था कि भारतीय शैली का है। महाकाव्य की रोमांचक, तो अब भी हमने देखा महाकाव्य तो नहीं है, रोमांचक आख्यानक कह सकते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य का मुख्य उद्देश्य, अब कसौटियाँ आएंगी कि भाई ये जो प्रबंध काव्य की कसौटियाँ क्या हैं। मुख्य उद्देश्य होता है रसात्मकता की उपलब्धि करना। रसात्मकता की उपलब्धि कराने के लिए घटनाओं, चरित्रों व आदि की योजना स्थापित की जाती है, जिसे कहा जाता है कथानक। अब कथानक अगर अच्छा होगा तो इसे आप एक प्रबंध काव्य, अच्छा प्रबंध काव्य कह सकते हो। तो दो क्राइटेरिया निकल के आए, समझो, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। पहला क्राइटेरिया तो है कथानक और दूसरा क्राइटेरिया है रसात्मक स्थलों का, रसात्मक है कि नहीं है। मतलब एक अच्छा प्रबंध काव्य वो होगा जिसका अच्छा कथानक हो और उसमें अच्छे रसात्मक स्थल हों। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें पद्मावत में उपस्थित हैं कि नहीं है। अच्छे कथानक से क्या तात्पर्य है? अच्छे कथानक से तात्पर्य ये है कि कथानक के मध्य रसात्मक प्रसंगों का समुचित समावेश हो। मतलब क्या हो, घटनाएं जो हैं वो समुचित हों, एक अच्छी संख्या में, एक डिसेंट संख्या में घटनाएं मौजूद होनी चाहिए। घटनाएं हैं तो उनके बीच में संबंध निर्वाह भी अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंध निर्वाह भी उनके बीच में क्या होना चाहिए? अच्छा संबंध निर्वाह होना चाहिए। आधिकारिक व प्रासंगिक कथाओं में काव्योपयोगी संबंध हो। मतलब जो मूल कथा है, आधिकारिक कथा है, और जो प्रासंगिक कथाएं हैं, मतलब जो जैसे साइड स्टोरीज नहीं चलती,
उनमें काव्योपयोगी संबंध हो। मतलब ये नहीं हो कि आपकी जो प्रासंगिक कथा वही मूल कथा बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन जो आधिकारिक कथा है वही मूल में रहनी चाहिए। और लास्ट है कि कोई बीच बीच में गैप्स नहीं आए, विराम नहीं आए, पर्याप्त गति बनी रहनी चाहिए। तो ये है आदर्श कथानक के प्रतिमान। 4 प्रतिमान है, दोबारा देख लो। रसात्मक प्रसंग मतलब घटनाएं पर्याप्त हों, संबंध निर्वाह पर्याप्त हो, आधिकारिक और प्रासंगिक जो घटनाएं हैं उनमें काव्योपयोगी संबंध हो या समानुपातिक अनुपातिक संबंध उपस्थित हो, और गति पर्याप्त बनी रहे, कोई विराम की स्थिति नहीं आए। अब देखते हैं क्या जायसी के पद्मावत में ये चीज़ें दिखती हैं क्या। तो देखिए, पद्मावत अपने मूल कथा में ही रसात्मक है। पर्याप्त घटनाएं रसात्मकता की यहाँ पर उपलब्धता है। बहुत सारी घटनाएं, नागमती का वियोग है, गोरा बादल की प्रतिज्ञा है, पद्मावती है नागमती के सती होने का है, रतन सेन का सिंघल द्वीप पर जाना है, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो पहला क्राइटेरिया में तो ये फिट हो रहा है। घटनाओं के बीच संबंध निर्वाह है क्या, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आराम से रसात्मक श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। फिर तीसरा है क्या, संबंध निर्वाह काव्योपयोगी संबंध है क्या, ठीक है। तो इसमें जो पिछला वाला टॉपिक है कि पर्याप्त घटनाएं हैं क्या, तो इसमें लिखा है कि प्रासंगिक घटनाएं हैं, हीरामन तोते को खरीदने वाले ब्राह्मण का व्रत, राघव चेतन की घटना, देव पर, मतलब पर्याप्त घटनाएं हैं, ठीक है, एक आधे का नाम लिख देना। फिर विराम और संबंध निर्वाह भी क्या हुआ है, सही है, मूल कथा ही क्या है, प्रासंगिक है। अब बात आती है कि विराम है कि नहीं है, तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है कथानक। यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे विराम आते हैं, जैसे सिंघल द्वीप खंड में फल फूलों की बातें करना, बादशाह की दावत में पकवानों का दीर्घ वर्णन, यहाँ पे गैप्स आते हैं, विराम आते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो कथानक वाले प्रतिमान का कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, कुछ सीमाओं के बावजूद पद्मावत आदर्श कथानक के प्रतिमानों पर बहुत हद तक खरा उतरता है। केवल एक प्रतिमान है विराम, उसके अलावा सब पर खरा उतर रहा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, दूसरी डायमेंशन रसात्मक स्थलों का देखते हैं इसको। रसात्मकता की उपलब्धता के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, रसों का वैविध्य होना चाहिए, रसों का उत्कर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पर्याप्त रसों का वैविध्य है, 3 रस देखने को मिलते हैं, वीर, श्रृंगार और करुणा, और रसों का उत्कर्ष भी आराम से इजीली देखने को मिलता है। तो इस विश्लेषण को अगर देखें तो कुछ सीमाओं के बावजूद ये क्या है, जायसी की प्रबंध का कल्पना को उत्कृष्ट बतलाया है, मतलब एक बढ़िया प्रबंध काव्य इसे कहा जा सकता है, और शुक्ल जी ने भी इसकी क्या की है, तारीफ की है, ठीक है। तो ये प्रबंधात्मकता वाला टॉपिक हुआ। एक टॉपिक और देखना कि ये जो प्रबंधात्मक तो है, अच्छा है, पर ये भारतीय शैली का है कि मसनवी शैली का है। तो वही है जो कल हमने भारतीय और मसनवी वाले जो पॉइंट्स देखे थे, पुरुषों में विरह ज़्यादा होना, लोक निरपेक्ष प्रेम वगैरह, वही वाले टॉपिक्स यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो तभी मैंने लिखा सेम पॉइंट्स रिपीटेड। तो ये वाला टॉपिक आप खुद से देख लेंगे क्योंकि रिपीटेशन है कल पिछले वीडियो का। तो ये आज के टॉपिक्स थे हमारे जो हमें कवर करने थे। ये देखिए सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। तो आज का वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, एक बार नोट्स आप पढ़ लीजिएगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ लिया है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर राइटिंग मॉड्यूल को लेकर मैं बार बार आपसे फीडबैक मांग रहा हूँ, अभी मुझे पर्याप्त फीडबैक नहीं मिला है। आप अपनी अपेक्षाएं भेजिए मेरे से, उस आंसर राइटिंग मॉड्यूल में आप क्या क्या चाहते हैं, आपके लिए कितना लाभदायक होगा, ये थोड़ा सा मेरे को बताने की कोशिश कीजिए ताकि मैं उस मॉड्यूल को तैयार करने की कोशिश करूं। मेरा प्रयास ये है कि ऐसा मॉड्यूल डेवलप हो जिसमें आपको स्ट्रक्चरिंग भी सिखाई जाए, भूमिका लिखना भी सिखाया जाए, उदाहरणों का कैसे प्रयोग करना है वो सिखाया जाए, प्रस्तुतिकरण कैसे करना है ये सब सिखाया जाए। तो आपकी फीडबैक पे मैं कॉल लूँगा कि मुझे आगे इसमें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो आप मुझे फीडबैक देते रहिए, उसके बाद में इस पर कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, पर कोई बात नहीं, टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, थोड़े कठिन टॉपिक भी हैं ये, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मैं इसको ईजी कर पाया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।